हेलो फ्रेंड्स, एलएलपी एक्ट की लास्ट क्लास मिसलेनियस प्रोविजंस हम यहाँ अभी पढ़ने वाले हैं और उसके बाद कुछ डिफरेंसेस हमको देखने हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कुछ डिफरेंसेस हमको देखने हैं एलएलपी और नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म का और कंपनी का, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ऑफ पार्टनर्स विथ एलएलपी। कोई पार्टनर एलएलपी के साथ बिजनेस ट्रांजेक्शन कर सकता है क्या? हाँ, कर सकता है। हमने कहा भैया सेपरेट लीगल एंटिटी है यार, कंपनी वाली बात है। एक शेयर होल्डर कंपनी से अगर कोई ट्रांजेक्शन करता तो कर सकता है ना। शेयर होल्डर अलग है, कंपनी अलग है, उसने शेयर खरीद रखे, अलग बात है। पर एक आम आदमी है, वो अगर कोई बिजनेस डीलिंग करता है, सेल परचेज डीलिंग करता है तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पार्टनर एलएलपी के साथ ट्रांजेक्शन कर सकता है। एलएलपी एक अलग पर्सन है, पार्टनर एक अलग पर्सन है। पार्टनर जब एलएलपी के साथ ट्रांजेक्शन करेगा, सेल परचेज कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी करेगा, तो एलएलपी के पास वही राइट्स एंड ड्यूटीज होगी जो एक किसी आम आदमी के साथ ट्रांजैक्शन करते समय होती, या उस पार्टनर के पास भी वही राइट्स एंड ड्यूटीज होगी जो किसी और फर्म के साथ या किसी और एलएलपी के साथ या किसी और व्यक्ति के साथ ट्रांजैक्शन करते समय होती। यानी इनके ट्रांजैक्शंस में इनके पार्टनर और एलएलपी होने का या इनके उस रिलेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजंस अगर गवर्नमेंट चाहे तो अप्लाई कर सकती है एलएलपी पर। देखते हैं। The central government may, by notification in official gazette, direct that any of the provision of Companies Act 1956, अब 2013 हो गया, specified in the notification, मतलब ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देके क्या स्पेसिफाई कर सकती है, shall apply to any LLP, यानी किसी एलएलपी पर ये प्रोविजंस अप्लीकेबल होंगे। किसी क्लास ऑफ एलएलपी पर बोलते जो एलएलपी इस बिजनेस में इंगेज है, ऐसा वैसा, या जिस एलएलपी में इससे ज़्यादा पार्टनर्स हैं उसके लिए हो गया, इससे ज़्यादा कैपिटल उसके लिए हो गया। Shall apply to any LLP with such exceptions, यानी प्रोविजन कंपनीज एक्ट वाला एलएलपी पर लगेगा एज इट इज बोल सकती है, ये बोल दी एलएलपी पर लगेगा लेकिन विद एक्सेप्शंस मॉडिफिकेशंस, यानी कुछ चेंजेस करके ये एलएलपी पर भी कंपनी एक्ट का प्रोविजन लगेगा, ऐसा बोल सकती है। लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सा सेकंड जो सबसेक्शन है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। वो कहता है कि द कॉपी ऑफ एवरी नोटिफिकेशन प्रपोज टू बी इशूड अंडर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में जो हम नोटिफिकेशन इशू करना चाहते हैं उसकी कॉपी शैल बी लेड इन ड्राफ्ट बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट व्हाइल इन सेशन। ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। अगर हम लोअर हाउस की बात करें तो वो होता है टेक्निकली लोकसभा, और अगर हम अपर हाउस की बात करें तो इट इज राज्यसभा। वाइल इन सेशन, सेशन विंटर सेशन चलता है, बजट सेशन चलता है, मॉनसून सेशन चलता है, तो अलग अलग सेशन होते हैं पार्लियामेंट के। उन सेशन में वो ड्राफ्ट रखा जाए, 30 दिन के लिए ड्राफ्ट रखा जाना चाहिए, टोटल पीरियड ऑफ 30 दिन, 30 दिन तक वो ड्राफ्ट रहे। विच मे बी कंप्राइज्ड इन 1 सेशन, या तो एक सेशन के 30 दिन हो या 2 और मोर सक्सेसिव सेशन, यानी इस सेशन के लास्ट के 5-7 दिन पहले रखा तो इस सेशन के 5 दिन कवर हो गए, अगले सेशन के बाकी दिन कवर हो जाएंगे। इफ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सेशन इमीडिएटली फॉलोइंग द सेशन और सक्सेसिव सेशन अफोरसेड, यानी अगर एक्सपायरी होने वाला सेशन उससे जस्ट पहले अगर आपने सेशन में रखा तो वो सेशन और उसके आगे वाले सेशन भी कवर हो जाएंगे। बोथ हाउसेस एग्री इन डिसअप्रूविंग द इशू ऑफ द नोटिफिकेशन, और बोथ हाउसेस एग्री इन मेकिंग एनी नोटिफिकेशन इन द नोटिफिकेशन। अगर दोनों हाउस डिसअप्रूव करना चाहते हैं तो डिसअप्रूव कर सकते हैं, और अगर वो मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, जो उनको ठीक लगता है। यानी 3 चीज़ें हो गई, एक तो डायरेक्टली अप्रूव हो जाए, वो बोले ठीक है, कुछ बोले ही नहीं मतलब, तो सीधा अप्रूव है वो नोटिफिकेशन। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आवे तो अप्रूव है, ऑब्जेक्शन आओ तो डिसअप्रूव हो सकता है। मॉडिफिकेशन के लिए आ जाए, इसमें मॉडिफिकेशन करो तो मॉडिफिकेशन हो सकता है, और फिर वो उस मॉडिफिकेशन के बाद अप्लीकेबल हो जाएगा, जैसा कि दोनों हाउसेस ने डिसाइड किया है। इलेक्ट्रॉनिकली फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली फाइल किए जा सकते हैं। एलएलपी रजिस्ट्रार को इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर सकती है डॉक्यूमेंट्स, और रजिस्ट्रार भी एलएलपी को इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट फाइल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकली फाइल डॉक्यूमेंट को एज गुड एज वही माना जाएगा जैसे वो ट्रू डॉक्यूमेंट हो, वो एक्चुअल डॉक्यूमेंट हो, उसको एज एविडेंस यूज किया जा सकता है। एनी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, रिकॉर्डेड और रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट में बी फाइल्ड, रिकॉर्डेड और रजिस्टर्ड इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। यानी जो भी डॉक्यूमेंट, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट, फाइल करने हैं, रिकॉर्ड करने हैं या रजिस्टर करने हैं इस एक्ट में, वो फाइल, रिकॉर्ड या रजिस्टर किए जा सकते हैं जैसा कि प्रिस्क्राइब किया जाएगा वैसा। क्या प्रिस्क्राइब किया गया देखिए, एक कॉपी ऑफ और एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनी डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली फाइल्ड विथ और सबमिटेड
to the registrar which is supplied or issued by the registrar and certified through affixing digital signature as per the IT Act 2000 to be true copy of or extract from such document shall be in any proceeding be admissible as evidence as of equal validity with the original documents। यानी ऑनलाइन कोई डॉक्यूमेंट फाइल किया गया, उसकी कोई कॉपी है या कोई उसका एक्सट्रैक्ट निकाला गया, मतलब 10 पेज का था, आपने एक पेज निकाला, तो ये जो कॉपी एक्सट्रैक्ट जो कि इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट फाइल किया गया था उसका निकाला गया है, जो आपने फाइल किया था, सबमिट किया था रजिस्ट्रार को, या रजिस्ट्रार ने इशू किया है, दोनों तरफ। तो आपने रजिस्ट्रार को फाइल किया, रजिस्ट्रार ने आपको इशू किया, और उस पर डिजिटल सिग्नेचर लगे हुए हैं, उस पर क्या लगे हुए हैं, सर्टिफाइड थ्रू फिक्सिंग डिजिटल सिग्नेचर लगे हुए हैं एज पर IT Act 2000। IT Act 2000 के अकॉर्डिंग उस पर डिजिटल सिग्नेचर लगे हुए हैं। यानी कोई डॉक्यूमेंट कंपनी ने ROC को या ROC ने LLP ने ROC को और ROC ने LLP को इशू किए इलेक्ट्रॉनिकली, जिस पर डिजिटल सिग्नेचर लगे हुए हैं, उसकी अगर हम प्रिंट आउट निकालें, उसका अगर हम कॉपी निकालें, उसका हम कोई एक पेज को एक्सट्रैक्ट निकालें, तो टू बी ट्रू कॉपी ऑफ और एक्सट्रैक्ट, उसको हम एक सही कॉपी या सही एक्सट्रैक्ट मानेंगे। सच डॉक्यूमेंट इन एनी प्रोसीडिंग, कोई भी प्रोसीडिंग है, कोई भी कोर्ट केस चल रहा है, तो उसकी इक्वल वैलिडिटी होगी, जैसा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, बिल्कुल वैसे ही उनको माना जाएगा, एज गुड एज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। Any information supplied by registrar that is certified by the registrar through affixing digital signature to be true extract from any document filed with or submitted to the registrar shall in any proceeding। यानी आपने रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट वगैरह फाइल की है और आप रजिस्ट्रार को बोलो कि डॉक्यूमेंट की कॉपी दे दो हमको, आपके पास फाइल हो गए ना, आप उसकी कॉपी दे दो। अब रजिस्ट्रार उसकी कॉपी आपको इलेक्ट्रॉनिकली देता है डिजिटल सिग्नेचर लगा के कि हाँ सबमिटेड। भाई सबमिटेड की रिसिप्ट तो होगी ना, मैंने एक कागज सपोज सबमिट किया, तो मैं बोलूँगा साहब इसकी रिसिप्ट दे दो मेरे को, तो क्या कर सकता है, इस कागज का एक प्रिंट आउट निकाल के या एक जीरोक्स करके उस पर सील ठोक के साइन करके दे दे, बोले ये लो साहब डॉक्यूमेंट फाइल। अब मैंने रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट फाइल किया, उसका सबूत किया, रजिस्ट्रार कॉपी देगा। अब रजिस्ट्रार अगर वो मुझे सबूत देता है इलेक्ट्रॉनिकली, ऑनलाइन देता है, तो उसको भी एक सही एविडेंस माना जाएगा, एडमिसिबल एविडेंस माना जाएगा कि वो बिल्कुल सही है साहब, अनलेस एविडेंस टू द कॉन्ट्ररी, मतलब उसके अगेंस्ट में कोई एविडेंस जब तक नहीं मिलता कि भैया ये ट्रू नहीं है, इसमें ये फर्जीवाड़ा है, घपला, जब तक ये बात साबित नहीं होती तब तक उसको ट्रू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सच डॉक्यूमेंट ही माना जाएगा, प्रेज्यूम किया जाएगा। पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस, जो हमें रजिस्ट्रार को रिटर्न्स फाइल करने थे, जैसे एनुअल रिटर्न्स फाइल करने थे, जैसे हमको सॉल्वेंसी वाला स्टेटमेंट फाइल करना था, अगर हम लेट करते हैं तो आप जो लास्ट डेट दे रखी थी, भाई 30 दिन का बोला या 15 दिन का बोला, जो भी बोला, उस दिन तक आप नहीं कर पाते तो 300 दिन में कर दो। 300 दिन का टाइम दिया और 100 रुपया पर डे का फाइन है। इवन 300 दिन से भी ज़्यादा समय आप ले सकते हो और उसके लिए जो भी फाइन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर देगी, एडिशनल फीस वगैरह जो भी होगा वो स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। डिफरेंस विद अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, LLP और पार्टनरशिप फर्म एक्ट क्या लगेंगे, LLP पे LLP एक्ट 2008 लगेगा, हालांकि एनफोर्समेंट 2009 में आया था, पर ठीक है नाम 8 ही रहेगा। पार्टनरशिप फर्म के ऊपर पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगेगा। बॉडी कॉर्पोरेट LLP होता है, ये नहीं होता साहब। सेपरेट लीगल एंटिटी LLP होता है, ये नहीं होता है। क्रिएशन क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसीडिंग्स कॉल्ड रजिस्ट्रेशन, यहाँ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट से ही हो जाता है। पार्टनरशिप ने आपस में एग्रीमेंट कर दिया तो हो जाएगा, पार्टनरशिप एग्रीड है तो। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, यहाँ कंपलसरी नहीं है, वॉलंटरी है। परपेचुअल सक्सेशन यहाँ होता है, यहाँ नहीं होता। नाम LLP के नाम के पीछे LLP होना चाहिए, इसके नाम के पीछे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। लाइबिलिटी यहाँ लिमिटेड है, यहाँ अनलिमिटेड है। हाँ, अगर कोई विलफुल फ्रॉड वगैरह हो जाए तो अनलिमिटेड है, बाकी तो फ्रॉड वगैरह केस हमने कहा था ना, LLP किया जो पार्टनर ने फ्रॉड किया, जिनको जानकारी उनके अनलिमिटेड लिमिटेड। म्यूचुअल एजेंसी यहाँ नहीं होती है, यहाँ होती है। मतलब LLP में पार्टनर्स LLP को बाउंड कर सकते हैं, बाकी पार्टनर्स को बाउंड नहीं कर सकते। डेजिग्नेटेड पार्टनर की पोस्ट यहाँ होती है, यहाँ होती नहीं है। कॉमन सील यहाँ हो सकती है, यहाँ नहीं होती। लीगल कंप्लाइंसेस यहाँ डेजिग्नेटेड पार्टनर करेगा और कंपैरेटिवली ज़्यादा कंप्लाइंसेस होती है, यहाँ कोई भी पार्टनर कर सकता है, सभी पार्टनर इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे। यहाँ एनुअल रिटर्न्स वगैरह फाइल करने पड़ते हैं, यहाँ ऐसा कुछ जमीला नहीं है। फॉरेन पार्टनरशिप, फॉरेन नेशनल्स इंडिया में LLP बन सकते हैं, पर भारत में फॉरेन के बंदे पार्टनर नहीं बन सकते। माइनर एज ए पार्टनर यहाँ पे भी नहीं बन सकते, मतलब LLP में तो बिल्कुल ही नहीं बन सकते और यहाँ पे भी पार्टनर तो नहीं बन सकते, बट फॉर द सेक ऑफ बेनिफिट्स एडमिट किया जा सकता है। LLP में वो भी नहीं किया जा सकता। LLP और कंपनी में
क्या डिफरेंस है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बाई रेगुलेशन एक्ट 2008 हो गया, इसका 2013 हो गया। मेंबर्स एंड पार्टनर्स, यहाँ पे पार्टनर्स कहते हैं, यहाँ पे हम उसको शेयर होल्डर या मेंबर कहते हैं जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंटरनल गवर्नेंस, इंटरनल गवर्नेंस में यहाँ पे एलएलपी जो है वो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो एग्रीमेंट होगा, जो वहाँ रजिस्टर्ड करा है और नहीं करा है तो शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग चलेगा। यहाँ पर जो इंटरनल गवर्नेंस होगा वो कंपनीज एक्ट के, कंपनीज एक्ट में जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है, लिखा नहीं आप लिख सकते हो MOA, एक्सटर्नल लाइबिलिटी पता पड़ती है और AOA से इंटरनल मैनेजमेंट डिसाइड हो जाता है, आप लिख सकते हो। नेम्स, इसके पीछे LLP लिखा जाएगा, इसके पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड जैसा भी लिखा जाएगा। नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम 2, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की लिमिट्स आपको पता है क्या लिमिट्स। यहाँ देखो, मेंबर्स कैन बी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट, अदर बिजनेस फॉर्म्स, इंडिविजुअल्स। यहाँ पे मेंबर कौन हो सकते हैं? LLP हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट्स। बॉडी कॉर्पोरेट्स में दो चीज़ें आ गई, LLP में LLP भी आ गई और कंपनी भी आ गई, फॉरेन LLP भी आ गई और फॉरेन कंपनी भी आ गई, ठीक है, और वो भी नॉमिनी के थ्रू होंगे। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स यहाँ भी लिमिटेड होगी और यहाँ पे भी लिमिटेड होगी, और ठीक है, फ्रॉड के केस में तो कुछ ज़्यादा हो सकता है, बाकी यहाँ तो लिमिटेड ही रहेगी कंपनी के केस में। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी इसीलिए, अगर अनलिमिटेड होती तो बात कुछ और होती। मैनेजमेंट, यहाँ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स और सारे पार्टनर्स सभी देखते हैं। लीगल प्रोविजंस, जो लीगल कंप्लाइंसेस है उसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का अलग रोल है, बाकी सभी देखते हैं। यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ, यहाँ पे मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड होने चाहिए, यहाँ मिनिमम 2 डायरेक्टर, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा LLP एक्ट खत्म हुआ। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।